हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हरियाणा जीके के टॉपिक में हम करेंगे हरियाणा के प्रमुख गणराज्य, और यहाँ से हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा जीके के हिसाब से प्रीवियस ईयर भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। और यहाँ से आज हम 2 या 3 गणराज्य को कवर करेंगे। कल लगभग सभी गणराज्यों को इस टॉपिक में हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य को, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद ही, जब विघटन हो गया था उसके बाद ही जो हरियाणा में छोटे छोटे प्रमुख गणराज्य स्थापित हुए थे। तो यहाँ से हम सबसे पहले मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो गणराज्य हरियाणा में मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद बने थे। तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य, जो इंडिया जीके के हिसाब से भी कुछ फैक्ट बताऊंगी मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि इंडिया जीके भी आपके 15 नंबर की आएगी। तो मौर्य साम्राज्य वैसे एक बड़ा लंबा टॉपिक है इंडिया जीके में अगर देखें तो, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ हरियाणा जीके के हिसाब से करेंगे। कुछ फैक्ट मैं आपको इंडिया जीके के बताऊंगी। तो स्थापना, यहाँ से स्थापना पूछ ली जाती है कई बार। तो मौर्य जो साम्राज्य है उसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इसकी स्थापना की गई थी। जो मौर्य साम्राज्य रहा था 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का शासन रहा था। और इसकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। वर्तमान में पटना के करीब या पटना के पास इसको माना जाता है। तो वहाँ पे इसकी राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है तो आपको पाटलिपुत्र कर लीजिएगा यहाँ पे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इसकी स्थापना की तो उसके बाद उन्होंने इसके विस्तार के लिए, कहा जाता है कि उसने लगभग जो महाजनपद थे, कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। उनमें से 8 महाजनपदों को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। इतना विस्तार मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हो गया था। और जो यह जो मौर्य साम्राज्य था, यह कौन से जो मौर्य वंश था, ये जो भी साम्राज्य था, यह मगध साम्राज्य का एक हिस्सा होता था। किसका? मगध साम्राज्य का एक हिस्सा होता था। और हरियाणा मौर्यों के अधीन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा जीके के हिसाब से, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। हरियाणा मौर्यों के अधीन कब से कब तक रहा? तो हरियाणा जो मौर्य शासन के अधीन रहा 322 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक। जब 232 ईसा पूर्व के करीब जब अशोक का जो शासनकाल है, वहाँ तक इसका जो हमारा हरियाणा है मौर्यों के अधीन रहा था। अब एक बार हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ लेते हैं। हमें पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र स्थापना की थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो, उन्होंने शासन किया था 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। आपको याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। और अगर पूछा जाए मौर्य साम्राज्य का शासन कब तक रहा? 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का शासन रहा। तो 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा, तो उसके बाद उसका जो पुत्र था बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। उसने शासन किया। और जो बिंदुसार है उसको जो शासन मिला था वह पैतृक जैसे संपत्ति है उसके रूप में मिला था। तो साम्राज्य शासन संपदा से इसे प्राप्त हुआ था, जो बहुत बड़ा साम्राज्य उसको मिला था। तो बिंदुसार ने शासन किया था 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक। कब तक? 272 ईस्वी पूर्व तक। 298 से 272 बिंदुसार, 322 से 298 चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद बिंदुसार के पुत्र, हमें पता है पहले जो शासन व्यवस्था चलती थी, पहले जो राजा बनता था, फिर राजा का पुत्र कौन बन जाता था? उसका उत्तराधिकारी बन जाता था। ऐसे जो प्रथा थी वो इसी तरह थी। तो बिंदुसार के पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र था अशोक। और अशोक ने जो शासन किया था वो 272 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक मौर्य साम्राज्य को संभाला था। मगध को अशोक ने संभाला था। तो ये कुछ चीज़ें हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया, बिंदुसार ने कब से कब तक शासन किया, और अशोक ने 272 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। और अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र था। सुसीन भी उसका भाई था। वैसे तो कहा जाता है, हिस्ट्री में देखा जाए तो इसने अपने सभी भाइयों को राजपाट पाने के लिए मार दिया था। और जो बिंदुसार है, बिंदुसार के टाइम पे ही कौन थे? चाणक्य क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री बनकर रहे थे। चाणक्य क्या रहे थे? प्रधानमंत्री बनकर रहे थे। और चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के क्या रहे थे? वो शिष्य रहे थे।
सॉरी चाणक्य क्या है, गुरु रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और उन्होंने ही, चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को क्या बनाया था, राजा बनाया था। अशोक एक महान राजा था और उसने लगभग कितने 16 के 16 महाजनपदों को जीत लिया था। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 16 के 16 महाजनपदों को जीत लिया था, तो अशोक ने जीता था। और अशोक के शासनकाल से संबंधित लगभग हरियाणा में कितने 7 अभिलेख मिलते हैं, कितने 7 अभिलेख मिलते हैं। उनमें से एक टोपरा जो कला अभिलेख है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि यमुनानगर में रहेगा। इसको अंबाला में भी माना जाता है, क्योंकि पहले जो यमुनानगर है वह अंबाला का हिस्सा रहा। जो यमुनानगर है वह अंबाला का ही हिस्सा था, तो इसको अंबाला टोपरा कला भी ज़िले में स्थित है, अंबाला में भी स्थित कहा जाता है। तो जो टोपरा अभिलेख है वो कहाँ पर है, फिलहाल वो यमुनानगर में है। अगर ऑप्शन में अंबाला आए, यमुनानगर ना आए, तो आप अंबाला के साथ जाएंगे। और जो अशोक है उसके जो पैतृक गांव है थानेसर को समझा जाता है। थानेसर को पैतृक गांव माना जाता है। क्या अशोक का पैतृक गांव थानेसर को माना जाता है, क्योंकि थानेसर में उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे, उसके साक्ष्य मिले हैं। तो इसलिए इसे थानेसर को ही किसका, अशोक का पैतृक गाँव समझा जाता है। तो अशोक से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अशोक से जो एक टोपरा अभिलेख है वो पूछा जाता है, कहाँ पर है, तो वो यमुनानगर, वर्तमान में यमुनानगर में है। और जो सम्राट अशोक है उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, हमें पता है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्होंने उपगुप्त से प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की थी, उपगुप्त से। तो सम्राट अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, और इसी शिक्षा के बाद उन्होंने क्या कर दिया था, युद्ध को त्याग दिया था। युद्ध करने के निश्चय को छोड़ दिया था, मतलब उसको युद्ध करना छोड़ दिया था उसने। तो सम्राट अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, तो उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, और उसके बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। और सम्राट अशोक ने धम्म घोष को अपना लिया था, और पहले वह किसको अपनाता था, बैरी घोष को अपनाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम्राट अशोक ने बैरी घोष की जगह किस घोष को अपनाया था, तो धम्म घोष को अपनाया था। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो सम्राट अशोक ने बैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया था। आई होप मौर्य साम्राज्य से ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्लियर हो गए होंगे आपको। और सम्राट अशोक से जो संबंधित टोपरा अभिलेख है उसको फिरोज शाह तुगलक 1353 में दिल्ली ले जाता है। 1353 ईस्वी में कहाँ, दिल्ली ले जाता है। तो सम्राट अशोक से जो संबंधित टोपरा अभिलेख है वह फिरोज शाह तुगलक 1353 में दिल्ली ले जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, कौन से जो शासक है उसके द्वारा टोपरा अभिलेख को दिल्ली ले जाया जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1353 में दिल्ली ले जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जो हरियाणा है वह मौर्य साम्राज्य के अधीन कब से कब तक रहा, ये एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 322 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक ये आपको याद रखना है। अब जब मौर्य साम्राज्य का विघटन हो जाता है, तो विघटन के बाद जो मौर्य साम्राज्य है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, और जो टुकड़े होते हैं उन्हें ही जो गणराज्य है वह कहा जाता है। तो जो हरियाणा में जो गणराज्य हुए उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो अयोध्या गणराज्य जो बुकों में डिटेल में नहीं दिया, फिर भी मैं आपको जितने भी फैक्ट हैं सभी आपको यहाँ से बताऊंगी। अयोध्या गणराज्य, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा। सबसे पहले तो इसकी स्थापना मानी जाती है कि युधिष्ठिर ने की थी। किसने की थी, युधिष्ठिर। जो युधिष्ठिर के वंशज हैं उनसे इसकी स्थापना मानी जाती है अयोध्या गणराज्य की, क्योंकि जो इसके जो संस्थापक थे वो युधिष्ठिर को माना जाता है, इसलिए जो इसके वंशज हैं वो भी क्या है, युधिष्ठिर के वंशज रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये योद्धा थे, इसलिए इस जो गणराज्य है इसका नाम अयोध्या गणराज्य पड़ा है। कुछ इतिहासकार मानते थे कि ये योद्धा थे, इसलिए इसका जो नाम है वह अयोध्या गणराज्य पड़ा है। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार, ज़्यादातर इतिहासकार संबंधित हैं कि इनकी जो अयोध्या गणराज्य की जो उत्पत्ति है वह युधिष्ठिर से हुई है। आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। और अयोध्या गणराज्य हरियाणा में ज़्यादातर भिवानी व रोहतक में फैला हुआ था। वैसे तो पूरे हरियाणा में ही था अयोध्या गणराज्य, लेकिन सबसे ज़्यादा भिवानी व रोहतक में फैला हुआ था। और अयोध्या गणराज्य की जो राजधानी है
और अगर पूछा जाए अयोध्या गणराज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो अयोध्या गणराज्य पूरे तो हरियाणा को कवर करता था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कुछ भाग पंजाब को भी कवर करता था। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। जो अयोध्या गणराज्य अगर भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला जाता है, अगर पूछा जाए तो पूरा हरियाणा आ जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कुछ भाग पंजाब का अयोध्या गणराज्य के अंतर्गत आता था। अब अयोध्या गणराज्य की राजधानी पूछा जाता है, तो अयोध्या गणराज्य की राजधानी मोस्ट इंपोर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन रहेगा ये एसएससी का, औरंगाबाद, भिवानी, और इसको प्राकृतनाक भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो अयोध्या गणराज्य की राजधानी कुछ भी आ सकता है, औरंगाबाद भी आ सकता है और प्राकृतनाक भी आ सकता है, आपको दोनों याद रखना है। तो अयोध्या गणराज्य की राजधानी रहेगी औरंगाबाद और प्राकृतनाक इसको बोला जाता था, इसको प्राकृतनाक नाम से जाना जाता था। ये आपको दोनों फैक्ट याद रखने। यहाँ से ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछ लिया गया है। अब अयोध्या गणराज्य से और क्या क्या क्वेश्चन आता है, अयोध्याकालीन गणराज्य के सिक्के पूछे जाते हैं, हमें कहाँ से मिले हैं अयोध्याकालीन जो अयोध्या गणराज्य के सिक्के मिले हमें खाकराकोट, रोहतक से। हमें पता है कि ज़्यादातर यह रोहतक और किस में फैला था, भिवानी में फैला था। तो आपको बस दिमाग में रखना चाहिए, दिमाग में रखना है कि जो अयोध्या गणराज्य के जो साक्ष्य हैं वे ज़्यादातर कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे भिवानी और रोहतक से। तो अयोध्याकालीन गणराज्य के सिक्के खाकराकोट, रोहतक से मिले हैं और अयोध्याकालीन साँचे भी हमें खाकराकोट, रोहतक से मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। और अयोध्या गणराज्य में के टाइम, जब अयोध्या गणराज्य था उस टाइम पर हरियाणा को बहुधानक ही कहा जाता था। और हरियाणा को बहुधानक किस टाइम पे कहा, महाभारत काल में भी हरियाणा को बहुधानक कहा गया है। और बहुधानक का अर्थ क्या होता है, बहुत अधिक समृद्ध भूमि को हम बहुधानक कहते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी फसल हो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुधानक बोलते हैं। और अयोध्या गणराज्य में गणतंत्र व्यवस्था थी, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये गणतंत्र व्यवस्था का मतलब है वहाँ पर जो राजा है वह लोगों के द्वारा चुना जाता था, जो राजा है वह किसके द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाता था, ये आपको याद रखना है। और यह हमें कैसे पता चलता है कि अयोध्या गणराज्य में गणतंत्र व्यवस्था थी, तो ये हमें साक्ष्यों से ही पता चलता है। जो दो बरहूत स्तूप एक बरहूत स्तूप और अग्रोहा अभिलेख, इन दोनों से हमें अयोध्या गणराज्य की गणतंत्र व्यवस्था के बारे में पता चलता है। अगर पूछा जाए कि हमें कैसे पता चलता है कि अयोध्या गणराज्य गणतंत्र व्यवस्था स्थापित थी वहाँ पर, तो हमें बरहूत स्तूप और अग्रोहा अभिलेख, ये दोनों चीज़ याद रखनी है। बरहूत का स्तूप और अग्रोहा अभिलेख दोनों से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं जिन्हें हमें पता चलता है कि दोनों वो क्या अयोध्या गणराज्य में क्या थी, गणतंत्र व्यवस्था थी। वहाँ पर जो राजा था वो जनता के द्वारा चुना जाता था। और जो अयोध्या गणराज्य में गणतंत्र व्यवस्था का मतलब क्या है, आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर जो राजा है वह जनता के द्वारा चुना जाता था। और जो बहुधानक है वह महाभारत काल में भी हरियाणा को बहुधानक कहा गया है और अयोध्या गणराज्य के टाइम पे भी हरियाणा को बहुधानक कहा गया। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और महाभारत में द्रोण पर्व में अयोध्या गणराज्य के बारे में पता चलता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कई बार पूछ लिया गया है कि महाभारत के किस पर्व में हरियाणा के अयोध्या गणराज्य के बारे में पता चलता है, तो हरियाणा में अयोध्या गणराज्य के बारे में जो पता चलता है वो चलता है महाभारत के द्रोण पर्व में। मैंने पढ़ा वो आपको सभी जो महाभारत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ से महाभारत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सभी करवा दिए हैं। अगर आप महाभारत से संबंधित सभी क्वेश्चन कवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप ये करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर है बरहूत स्तूप और अग्रोहा अभिलेख मैंने करवा दिया है। फिर जो अयोध्या गणराज्य है उसको आयुधजीवी भी कहा गया है। क्या आयुधजीवी कहा गया है, और ये कहा गया है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। पाणिनि एक संस्कृत के बहुत बड़े लेखक रहे हैं और पाणिनि की अष्टाध्यायी उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसको क्या कहा जाता है, अष्टाध्यायी बोला जाता है। तो पाणिनि ने क्या कौन सी पुस्तक लिखी है, अष्टाध्यायी, और उसमें जो अयोध्या गणराज्य है उसको आयुधजीवी कहा गया है। क्या कहा गया है, आयुधजीवी कहा गया है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पाणिनि किसके दरबार में रहते थे, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद के दरबार में पाणिनि रहते थे, ये आपको याद रखना है। तो पाणिनि किसके दरबार में रहते थे, नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद के दरबार में पाणिनि रहते थे। अब जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी उसके बाद जो पंतजलि हैं वो भी एक लेखक हैं, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी महाभाष्य पुस्तक, और इस महाभाष्य पुस्तक को पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका कहा गया है। टीका क्यों कहा गया है, जो पाणिनि ने पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी वह किसमें थी, वह संस्कृत भाषा में थी और वह बहुत से लोगों को समझ में नहीं आई। तो उसके बाद पंतजलि ने जो
सेम अष्टाध्यायी में जो भी चीज़ें पाणिनि ने बताई थी, वे सभी चीज़ें जो लोकल लैंग्वेज है या उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी उसमें उन्होंने महाभाष्य में बताई, उस महाभाष्य में उन सभी बातों को क्लियर किया। तो इसीलिए जो महाभाष्य है उसको पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका कहा जाता है। तो अष्टाध्यायी संस्कृत में थी, लोगों के समझ में नहीं आई, तो पतंजलि ने इसे महाभाष्य में समझाया था। तो इसलिए जो महाभाष्य है उसको पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका कौन सी पुस्तक है और किसने लिखी थी, तो पतंजलि ने लिखी थी, महाभाष्य पुस्तक था उसका नाम। अब और क्या साक्ष्य मिले हैं, योद्धा गणराज्य की मोहरें हमें कहाँ से मिली हैं, योद्धा गणराज्य के सिक्के और योद्धा गणराज्य के साँचे डालने के जो साँचे हैं, सिक्के डालने के साँचे, वे दोनों हमें कहाँ से मिले हैं, रोहतक से मिले हैं, खोखराकोट रोहतक से। और जो योद्धा गणराज्य की जो मोहरें पूछी जाएँ तो प्राकर्तनाक औरंगाबाद, और ये कहाँ पे रहेगा, भिवानी से मिले हैं। कहाँ से, भिवानी से मिली हैं। और योद्धा गणराज्य के समय कुषाणों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, किस वंश के शासकों ने योद्धा गणराज्य के समय आक्रमण किया था, ये किया था कुषाण वंश के शासकों ने। और कुषाण वंश के शासकों में सबसे प्रतापी राजा कौन सा था, ये कई बार पूछ लिया गया है, कनिष्क सबसे प्रतापी राजा था। और इसी के समय में 78 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, एक शक संवत की शुरुआत हुई थी, और जो चौथी बौद्ध संधि भी इसी के शासनकाल में हुई थी, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चौथी बौद्ध संधि किसके, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। सबसे प्रतापी राजा कुषाणों में कौन रहेगा, कनिष्क रहेगा। और जब कुषाणों ने आक्रमण किया किस पे, योद्धा गणराज्य पर, तो कुषाणों के आक्रमण से क्या, योद्धा गणराज्य जो उस टाइम पर जो योद्धा गणराज्य है वो हार जाता है। क्या हो जाता है, हार जाता है, और कुषाण जीत जाते हैं। तो कुषाणों ने फिर से अपने जो उसको सेना को तैयार किया, और कुषाणों ने फिर अपने साथ कुनीत गणराज्य और अर्जुन नायक गणराज्य, 2 गणराज्यों को अपने साथ ले लिया, और फिर तीनों ने मिलकर युद्ध किया। तो वे तीनों क्या हो गए, कुषाणों से जीत गए। तीनों ने मिलकर कुषाणों को हरा दिया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, कई बार पूछ लिया जाए तो। सबसे पहले जो योद्धा गणराज्य है उस पर कुषाणों ने आक्रमण किया था, और जब वह अकेला था तो वो क्या हो जाता है, हार जाता है। तो फिर योद्धाओं ने क्या किया, योद्धाओं ने अपने साथ कुनीत गणराज्य और अर्जुन नायक गणराज्य दोनों को मिलाया, क्योंकि उस टाइम पर ये 2 जो गणराज्य थे उन्हें लगा कि अब जो कुषाण है हमारे ऊपर भी आक्रमण करेंगे, तो उन्होंने सोचा कि हम सभी मिलकर क्या कर सकते हैं, इन तीनों को हरा देते हैं, नहीं तो फिर ये क्या हमारा भी सफाया कर देंगे। तो ये तीनों मिल जाते हैं उस टाइम पर, और तीनों ने क्या किया, फिर कुषाणों पर आक्रमण करके उनको हरा दिया। अब कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं मिताथल भिवानी से। कुषाणकालीन सिक्के ये भी आपको याद रखने हैं, कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं कहाँ से, मिताथल भिवानी से। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, कुषाणों ने आक्रमण किया था, और वे क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। तो कुछ समय तक शायद राज भी करते होंगे, तो इसीलिए वहाँ से साक्ष्य मिले हमें मिताथल भिवानी से। कुषाणकालीन सिक्के के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मिताथल भिवानी से। तो ये था जो हमारा योद्धा गणराज्य। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। एक पूछा जाता है यहाँ से कि योद्धा गणराज्य की राजधानी क्या रहेगी, औरंगाबाद भिवानी, जिसको प्राकर्तनाक भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा, जो योद्धा गणराज्य हरियाणा में कहाँ कहाँ तक फैला था, ज़्यादातर कहाँ पर फैला था, वो फैला था भिवानी और रोहतक में ज़्यादातर फैला था, वैसे तो पूरे हरियाणा में था। और अगर भारत में पूछा जाए तो मैंने बता दिया आपको, भारत में पूरा तो हरियाणा आएगा, यूपी आएगा, राजस्थान, और कुछ भाग पंजाब का आएगा। किसका आएगा, कुछ भाग पंजाब का आएगा। और अगर यहाँ से साक्ष्य पूछे जाएंगे तो योद्धाकालीन गणराज्य के सिक्के पूछे जाएंगे, योद्धाकालीन जो साक्ष्य हैं वो पूछे जाएंगे। ये दोनों तो मिलेंगे रोहतक से। और जो एक चीज़ है योद्धाकालीन वो मोहरे, अगर मोहरे पूछी जाए तो वह मिलेंगे हमें प्राकर्तनाक औरंगाबाद से। आपको बस सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि यह 2 जगह ज़्यादा फैला था, रोहतक और कहाँ पे, भिवानी में। तो यहाँ पे जो साक्ष्य मिलेंगे वे ज़्यादातर वहीं से मिले हैं। और एक चीज़ और, यहाँ से कुषाणकालीन सिक्के भी मिल गए हैं, कहाँ से, मिताथल भिवानी से। और एक क्वेश्चन ये भी आपको पूछ लिया गया एग्जाम में, तो योद्धा गणराज्य के समय कौन से शासकों ने आक्रमण किया था, तो कुषाण वंश के शासकों ने आक्रमण किया था। और किसको हरा दिया था, योद्धा गणराज्य के जो योद्धों को हरा दिया था। और उसके बाद योद्धों ने मिलकर किसको, कुणित गणराज्य और अर्जुन नायक गणराज्य को साथ लेकर कुषाणों से क्या किया, युद्ध किया, और जिसमें वे फिर जीत जाते हैं।
टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, अगर आप 1-2 बार कवर करेंगे तो सभी चीज़ें आपको अच्छे से कवर हो जाएंगी, आप कुछ भी चीज़ें नहीं छूटेंगी। एक बार अगर हम कोई भी नया टॉपिक करते हैं तो वह अच्छे से समझ नहीं आता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको अगर अच्छे से समझ नहीं आए तो आप इसको 1-2 बार फिर देखिएगा, जिससे आपको पूरा क्लियर होगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। और इसकी जो PDF है वह मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी, वहाँ से आप इसको रीडिंग भी कर लीजिएगा, ताकि जिससे भी अगर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब हम पढ़ेंगे अगर गणराज्य। जैसे ही अयोध्या गणराज्य था वैसे ही अगर गणराज्य था, ये भी हरियाणा में फैला हुआ था। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो अगर गणराज्य के जो संस्थापक है या इसको किसने बसाया था ये पूछा जाता है, तो महाराजा अग्रसेन ने अगर गणराज्य को बसाने का काम किया था। अगर संस्थापक पूछा जाए तो भी महाराजा अग्रसेन आएगा, अगर पूछा जाए किसने बसाया था तो महाराजा अग्रसेन ने। और महाराजा अग्रसेन को अग्रवाल समाज का संस्थापक भी माना जाता है। किसका? अग्रवाल समाज का संस्थापक भी महाराजा अग्रसेन को माना जाता है। और 9वीं शताब्दी में जो योद्धा गणराज्य की तरह 9वीं शताब्दी में योद्धा गणराज्य की तरह ही हरियाणा का दूसरा गणराज्य, प्रसिद्ध गणराज्य कौन सा था? अगर गणराज्य था। अब यहाँ से और क्या पूछा जाता है? यहाँ से सबसे पहले राजधानी ही पूछी जाती है, कई बार पूछ ली गई है, वहाँ से भी राजधानी पूछी गई है। योद्धा गणराज्य की राजधानी रहेगी प्राकर्तनाक। और जो अगर पूछा जाए अगर गणराज्य की राजधानी रहेगी अग्रोहा, अग्रोदका भी लिखा जा सकता है कई बार, और अग्रोहा। तो अग्रोहा क्या रहेगी? अगर गणराज्य की राजधानी, और योद्धा गणराज्य की राजधानी रहेगी प्राकर्तनाक। फिलहाल हमें पता है अग्रोहा को एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और यहाँ से अगर साक्ष्य पूछे जाएंगे तो अगर गणराज्य के सिक्के पूछे जाएंगे, जो कहाँ से मिलेंगे? अग्रोहा व बरवाला से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अगर गणराज्य के सिक्के अग्रोहा व बरवाला से मिले हैं। ज़्यादातर जो ये अगर गणराज्य है वह हिसार साइड में फैला हुआ था, आपको ये ध्यान में रखना है। जो अगर गणराज्य है ज़्यादातर हिसार में फैला हुआ था। अगर गणराज्य के जो सिक्के हैं हमें कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा व बरवाला से मिले हैं। और अग्रोहा से एक अभिलेख मिला है जिसमें हमें पता चलता है कि जो योद्धा गणराज्य है, मैंने उससे पहले भी आपको बताया है कि अग्रोहा का अभिलेख और एक बरहुत के स्तूप से हमें पता चलता है कि जो योद्धा गणराज्य है उसमें क्या थी? एक गणतंत्र व्यवस्था थी। और गणतंत्र व्यवस्था का मतलब होता है कि वहाँ पर जो शासन है, जो राजा है, वह जनता के द्वारा चुना जाता है। तो गणतंत्र व्यवस्था का हमें एक यहाँ से भी अभिलेख मिला है, अग्रोहा से एक अभिलेख मिला, जिससे जो योद्धा गणराज्य है उसकी गणतंत्र व्यवस्था का पता चलता है। और टकसाले भी पूछे जाते हैं। यहाँ से टकसाले मिले हमें अग्रोहा व बरवाला से। जो टकसाले जिन्हें सिक्कों की ढलाई होती है वह टकसाले मिली हैं अग्रोहा व बरवाला से ही। और कहा जाता है कि हमें यहाँ से 10 सिक्के मिले हैं। जो अगर गणराज्य के जो 10 सिक्के मिले हैं, और वह 10 सिक्के में से एक सिक्का भारत के म्यूजियम में रखा हुआ है और 9 सिक्के ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए हैं। और गणित के 7 स्वरों के जो साक्ष्य है, जिसे हमें सारे गामा पा धानी बोलते हैं, वह उसके भी साक्ष्य 9वीं शताब्दी में कहाँ से मिले थे? हमें अग्रोहा से ही मिले थे। कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा से मिले हैं। और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज पूछा जाए तो वो भी कहाँ पे रहेगा? अग्रोहा में रहेगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रहेगा यहाँ से कि अग्रोहा में जो हिंदू मंदिरों है उनको तोड़वाने का कार्य किसने किया था? वो किया था मोहम्मद गजनवी ने। अग्रोहा के हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का कार्य किसने किया था? वो किया था मोहम्मद गजनवी ने। क्योंकि जब 1014 में मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था तो वो जो शक्कर स्वामी महाराज की जो मूर्ति है उसको लेकर गया था। और वहाँ से जो इसकी जो युद्ध की जो झलक है वो कहाँ तक? अग्रोहा तक गई थी। तो वहाँ पर भी जो गजनवी है उसने क्या कर दिया था? हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया था। इसलिए अग्रोहा के हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का कार्य किसने कहा था? मोहम्मद गजनवी ने किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुणित गणराज्य, और आगे के जो गणराज्य बचे हैं उनको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।